मैं अस्पताल के गलियारे में बिल्कुल गुमसुम बैठा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी माँ भी मेरे साथ थी और मुझे कई बार डांट चुकी थी कि तुझे ही बड़ा शौक था ना 17 साल की लड़की से शादी करने का, अब ले मजे। जबकि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अब कहीं भाग जाऊं। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था सिवाय उसका हाथ पकड़ने के। लेकिन जिस तरह से वो डरकर बेहोश हो गई थी वो पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। सिर्फ मेरा हाथ पकड़ना ही उस लड़की को बेहोश कर चुका था। वो इतनी डरी हुई क्यों थी? हाँ, मेरी उम्र 31 साल थी और उस लड़की की उम्र 17 साल थी। लेकिन हमारे बीच ना तो कोई ऐसी बात हुई थी और ना ही मैंने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। मगर कुछ था जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हुई थी। मैं काफ़ी देर तक गलियारे में परेशान ही बैठा रहा। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आई और मुझसे मुखातिब होकर बोली, आपकी पत्नी की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। वो किसी चीज़ से डरी हुई थी जिसके कारण वो बेहोश हो गई। उनका ख्याल रखें ताकि आगे कोई परेशानी न आए। इतनी जल्दी संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपनी पत्नी को थोड़ा समझें, थोड़ा उसे समय दीजिए। उन्हें समझें, फिर ही सारे मामले तय करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरी माँ तुरंत ही डॉक्टर से और जानकारी लेने लगी कि कोई और समस्या तो नहीं है, और उनकी बातों से मैं इतना तो जान चुका था कि मेरी माँ क्या पूछ रही हैं। मैं चुपचाप वार्ड में अंदर चला गया। मेरी पत्नी सीधी लेटी हुई थी और बड़ी बड़ी आंखों से छत को घूर रही थी। मैंने खंखार कर उसे अपनी ओर ध्यान दिलाया तो वो अचानक डर से भरी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने इशारे से कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि तुरंत ही उठकर बैठ गई और काँपते हुए मुझे देखने लगी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और दूर खड़ा होकर बोला, देखो, मैं तुम्हारे साथ ना कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ और ना ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें डरने या कांपने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ हैं। इस तरह से डरोगी तो आगे की ज़िंदगी मेरे साथ कैसे गुजारोगी? बेशक हमारे बीच एक रिश्ता बनना है, लेकिन जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी बात सुनकर भी वो काबू में नहीं आई थी। उसका कांपना मुझे परेशान कर रहा था। अगर वो ऐसे ही डरती रहेगी तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती। मैं अब उसके पास ही बैठ गया। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। अगर मैं उसे छू लेता तो शायद वो वहीं जान दे देती। लेकिन मैंने बिना छुए ही उसकी आंखों में झांका और प्यार भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, क्यों इतना परेशान होती हो? मुझे मालूम है तुम बहुत छोटी हो, बिल्कुल मासूम गुड़िया जैसी, मगर देखो, इस तरह परेशान मत हो। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी उम्र ज़्यादा है, 31 साल है, मेरे जज्बात तुमसे कहीं ज़्यादा हैं। मैं तुरंत ही तुम्हें पाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ जो औरत की तकलीफ़ न समझे। मेरे दिल का सुकून, जब तक तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर उसका कांपना कुछ रुक गया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, आप सच में मुझे मेरी इजाज़त के बिना हाथ नहीं लगाएंगे ना? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी, जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी मैं आपको उंगली भी नहीं लगाऊंगा। इस तरह परेशान मत हो। बेशक आप मासूम हैं, आप कमसिन हैं, लेकिन मेरी पत्नी हैं। जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, आप मुझसे कहिए। मैं आपकी हर परेशानी, हर दुख सुनूंगा, आपके हर डर को दूर कर दूंगा। बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी से जुड़ा एक सच आपको बताना है, मगर अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे उसके लिए हौसला चाहिए। कहते कहते उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। ऐसा लग रहा था वो बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है। उसकी आवाज़ भी नम हो रही थी, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं एक बार फिर से परेशान हो गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जो भी मसला है, जो भी बात है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मगर इस तरह परेशान मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं जरा सा अपने भरोसे से उस लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और वो तुरंत बोली, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मैं आपसे बहुत डर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कैसे स्वभाव के हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी सुकून भरी होगी। मैं तुरंत बोला, बिल्कुल, बीवियों के साथ अच्छे सलूक से पेश आने का हुक्म मेरे अल्लाह और मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, इसलिए आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। ये बोलकर मैंने जोया को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और चुपचाप वार्ड से बाहर आ गया।
जो नरमी और मोहब्बत मेरे चेहरे पर बाढ़ के अंदर थी, उसकी जगह अब सख्ती ने ले ली थी। उस लड़की की बातों से मैं इतना अंदाज़ा तो लगा चुका था कि जो बात वो मुझे बताना चाहती है वो कोई अच्छी बात नहीं है। उसका डरना, उसका रोना और उसका अचानक से बेहोश हो जाना, ये मुझे बहुत सारी गलतफहमियां दिखा रहे थे। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो जोया मुझे बताना चाहती थी, और मुझे अंदाज़ा हो रहा था वो सही नहीं था, वो बहुत गलत हो चुका था, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं एक अनछुई लड़की से शादी करूं, लेकिन क्या वो लड़की पहले ही किसी के साथ कुछ गलत कर चुकी थी या फिर कोई और बात थी। ऐसी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थीं। मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। थक हार कर मैं अपनी अम्मी के पास गया, जो अस्पताल के बाहर बैठी ठंडी हवा का मजा ले रही थीं। मैं उनके पास जाकर गुमसुम बैठ गया। वो मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ बहू की तबीयत अब कैसी है? तुम्हारा भाई आ रहा है, फिर हम लोग घर चलते हैं। मैंने खामोशी से अपनी माँ को देखा। यकीनन उन्हें भी उस लड़की की असलियत का पता नहीं था। वो मुझे देखते हुए बोली, वैसे हुआ क्या था? तुम्हारी बीबी बेहोश क्यों हो गई थी? जबकि मैंने खामोशी से सिर झुका लिया। मेरे पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। पूरे घर वालों के सामने मेरा किरदार उस लड़की ने संदिग्ध कर दिया था, और ये बात मुझे गुस्से से पागल करने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर बाद मेरा भाई गाड़ी लेकर आ गया था और मेरी अम्मी बाड़ में जाकर मेरी बीबी को ले आई। उसके मासूम चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरी तनी हुई नसें ढीली पड़ने लगी थीं। मैं खामोशी से अपने भाई के साथ आगे बैठ गया। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हमारा घर आ चुका था। मेरी अम्मी ही उसे अपने साथ कमरे में लेकर गई थीं, जबकि मैं मेहमानों के सवालों का जवाब दे रहा था कि उसे हुआ किया था। लेकिन अब मुझे घुटन होने लगी थी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने ही आकर बात संभाली कि थकान की वजह से वो बेहोश हो गई थी और कोई बात नहीं है, अभी आराम करेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। इन सब बातों के बीच अम्मी मुझे खामोशी से इशारा कर चुकी थी कि तुम कमरे में चले जाओ, क्योंकि मैं जितना बाहर मेहमानों के बीच रहता वो लोग मुझसे उतने ही सवाल जवाब करते और मेरा दिमाग और भी ख़राब होता। मैं कमरे में आया तो मेरी बीबी बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन मेरे कमरे में आते ही वो एक बार फिर डरकर बैठ गई और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, और परेशान ना हो, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं कोई भूत हूँ। मैंने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए कहा था, तो एक बार फिर वो डरी सहमी आवाज़ में बोली, आप अपने कपड़े यहाँ क्यों उतार रहे हैं? उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना घबरा क्यों रही है। हालांकि मैंने तो ना उसके करीब जाने की कोशिश की थी और ना ही उसके साथ कुछ किया था, लेकिन इसके बावजूद उसका डरना और सहम जाना मेरी समझ से बाहर था। मैं खामोशी से ड्रेसिंग रूम में चला गया। वहां जाकर ही मैंने अपने कपड़े वगैरह बदले और एक गहरी सांस छोड़कर बाहर आया। वो अभी तक जैसी की वैसी बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे आप लेट जाइए, इतना परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं करूँगा मैं, कितनी बार बोलूँ आपको? इस बार मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया था, क्योंकि उसका व्यवहार अब मुझे गुस्सा दिला रहा था। मैं कब तक अपने आप पर काबू रखता? आखिरकार मैं एक मर्द था, गुस्सा आना मेरी फितरत में था। जबकि वो तुरंत ही डर कर कंबल में दुबक गई थी। मेरा दिल तो बिस्तर पर ही सोने का था, क्योंकि मुझे अपनी जगह के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी, मगर अब मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मुझे सोफे पर ही सोना था। मैंने एक बेबस नज़र से सोफे की तरफ देखा। मेरे लंबे चौड़े जिस्म के लिए ये सोफ़ा बहुत छोटा था। मैंने हाथ बढ़ाकर तकिया उठाया और ज़मीन पर ही लेट गया। एक टांग सोफे पर रखे मैं गहरी सोच में पड़ गया था कि कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जोया के हाव भाव से इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो इतनी जल्दी मेरे काबू में नहीं आएगी। उसका डर कर बेहोश हो जाना मुझे डरा रहा था कि खुदा न खास्ता अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। लोग तो मुझ पर ही सवाल उठाएंगे कि तुमने इतनी छोटी लड़की से शादी आखिर की ही क्यों थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता था, खुद को कुछ बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मेरी ज़िंदगी ही खतरे में पड़ चुकी थी। मेरे बाप का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। घर का निज़ाम पूरा बदल गया था। हम अपने माँ बाप के 4 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था, इसलिए घर की तमाम जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थीं और ये सब मेरे लिए निभाना बहुत ही मुश्किल काम बन चुका था। मगर कुछ ना कुछ करना तो था ही, इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर मैं काम के मैदान में निकल गया था। लेकिन मैंने ना तो अपने भाई को काम करने दिया और ना ही अपनी बहनों को। मैं इन सबको आला तालीम दिलाना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत करने लगा। मेरी मेहनत और लगन की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ ही दिनों में मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया।
मगर इन तमाम जिम्मेदारियों के चलते मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मैं 31 साल का हो चुका था, लेकिन मैं किसी कम उम्र लड़की से शादी करना चाहता था। मेरा मानना था कि कम उम्र की लड़की आसानी से बातों में आ जाती है। उन्हें समझाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक समझदार लड़की को समझाना होता है। कम उम्र की लड़की को तो आप डांट कर भी अपनी बातों में उलझा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी समझदार से शादी करते हैं तो वो आपसे उलझेगी। इसीलिए मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए 17-18 साल की लड़की का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हो गई थी। मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था। मैंने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि मुझे फालतू की फ़ोटोग्राफी या बेवजह की रस्में पसंद नहीं हैं। मैंने कहा था कि हम लड़की के घर जाएंगे और बिल्कुल सादगी से निकाह करेंगे और रुखसती लेंगे और अपने घर आ जाएंगे। हमें जो भी करना होगा हम वलीमे के दिन कर लेंगे। मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत एतराज़ किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे घर के बड़े बेटे हो, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। लेकिन मेरे हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया। हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। हर कोई मेरे सामने अपनी परेशानी आराम से बता सकता था, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता तो मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता था। किसी की परवाह नहीं करता कि सामने कौन है। इसी वजह से सभी मेरे गुस्से से बचते थे। खैर, मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। दुल्हन को घर लाकर मेरी माँ ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की जिनका मैंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब रस्में पूरी हो गईं तो मेरी बहनें मेरी बीवी को ले जाकर मेरे कमरे में चली गईं और उसे पारंपरिक दुल्हनों की तरह बिठाकर बाहर आ गईं। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने मुझे कमरे में जाने का इशारा किया और मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी भंगड़ा डालूं। इतने सालों बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। मेरी शादी किसी 25, 26 या 30 साल की लड़की से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी शादी एक 17 साल की लड़की से हुई थी और ये खुशी ही अलग थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र मेरी छोटी सी बीवी पर पड़ी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए मैं सहरी के करीब आ गया। मैंने अपने कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया था। इतना शानदार कमरा शायद ही किसी ने सजाया होगा। मैं सहरी के पास बैठकर मैंने सलाम किया और उसका घूंघट उठा दिया। वो लड़की निगाहें नीचे किए चुपचाप बैठी थी। उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने गौर किया कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया गया है। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था, उसे अपने जज्बातों से आगाह करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं यहाँ तक आने के लिए कितना इंतज़ार किया है। लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा वो बुरी तरह काँपने लगी और मेरे और देखते हुए रोने लगी। मैं काफ़ी परेशान हो गया और अचानक ही वो डर कर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बीवी किसी डर के चलते बेहोश हुई है और फिर अस्पताल में बाढ़ में उसका ये कहना कि मुझे अपनी एक हकीकत आपको बतानी है, एक राज बताना है। इन बातों को सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब मैं नींद की आगोश में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सोए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे किसी की घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंख अपने आप खुल गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो लड़की मुझसे थोड़ी दूर नमाज पर बैठी सजदे में सिसक रही थी। मैं चुपचाप लेटा हुआ उस लड़की को देखने लगा। उसका सिसकना रोना मुझे बहुत से अंदेशों में डाल रहा था। काफ़ी देर बाद वो सजदे से उठी तो उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था। मुझे अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर प्यार आने लगा, लेकिन अभी मैं उसे छू भी नहीं सकता था। उसने काफ़ी देर तक अल्लाह से न जाने कौन सी दुआएं की थीं और फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। थोड़ी देर बाद मुझे ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने थोड़ा सा आंख खोलकर देखा तो वो मुझ पर झुकी न जाने क्या पढ़कर फूंक रही थी। मैं हैरान रह गया। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा और अचानक ही मेरे माथे पर अपने ओंठ रख लिए। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब आई थी। मेरा दिल कर रहा था मैं उसे अपनी बाहों में जकड़ लूं, लेकिन मैंने ऐसा किया तो मुझे कोई शक नहीं था कि वो फिर से बेहोश हो जाएगी और इसीलिए मैंने खुद पर काबू रखा था। वो मुझे देखकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और वहीं बैठकर मुझे देखने लगी। उसकी नज़रों की गर्मी मैं अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। उसके होंठों का स्पर्श मैं अब भी अपने माथे पर महसूस कर रहा था और फिर जाकर वो बेड पर सो गई। थोड़ी देर बाद सूरज उगने के साथ ही मेरी अम्मी ने हमारे दरवाजे को खटखटा दिया। अभी तक सो रहे हो? मेहमान घर पर हैं, उठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इन सभी बातों को जानता था। मैंने जोया को दूर से ही आवाज़ देकर जगाया
और वो तुरंत जाग गई और मुझे सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को अपने दिल में उतारा और बोला, जोया अम्मी आई हैं, कहकर गई हैं कि दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान घर पर हैं, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हुई और घबराए हुए लहजे में बोली, जी मेरी मामी ने बताया था कि ससुराल में जल्दी जागना होता है, बस आज ज़रा देर हो गई, माफ़ करिएगा। वो ये बोलकर तुरंत ही बाथरूम में चली गई, जबकि उसकी खूबसूरत और मीठी आवाज़ ने मेरा दिन बना दिया था। लेकिन फिर अचानक ही मेरी आंखों में उस लड़की के लिए नफरत सी जागने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मान चुका था कि ये लड़की ठीक नहीं है। उसने कुछ तो किया है, तभी ये मुझे अपने करीब नहीं आने देती। और मैं कोई बच्चा नहीं था जो इन मामलों को न समझता। मुझे अच्छे और बुरे सबकी समझ थी। आखिर मैं 31 साल का मैच्योर मर्द था, पूरी दुनिया देख चुका था। थोड़ी देर बाद वो गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आई तो एक पल के लिए मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हुआ। दिल किया कि उसके साथ कुछ शरारतें करूं, उसे अपनी बाहों में ले लूं, उसके चेहरे को अपने स्पर्श से महकाऊं। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। वो मेरे आगे खड़ी होकर अपने गीले बालों को संवारने लगी। नहाने की वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे और उसके खूबसूरत अंगों को उबार रहे थे, जबकि मैं भी उसे बेबाक नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने तुरंत ही मेरी तरफ देखा और जल्दी से अपने चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर खड़ी हो गई। शायद वो मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन मैं एक पल के लिए भी शर्मिंदा नहीं हुआ था। आखिरकार वो मेरी पत्नी थी, मेरी महरम थी, भला उससे मुझे कैसी शर्म। थोड़ी देर बाद मैं भी नहा धोकर बाहर आया और हम दोनों एक साथ ही नीचे की तरफ बढ़े। हमारा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। सभी लोग दूल्हा दुल्हन को बहुत पूछ रहे थे, जबकि मेरी पत्नी बहुत गुमसुम लग रही थी। ना तो वो किसी से बात कर रही थी और ना ही ज़्यादा किसी के सवालों का जवाब दे रही थी, बस चुपचाप मेरे पास सिर झुकाए बैठी थी। वो बहुत छोटी सी थी, एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी, लेकिन मैं क्या करता, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद उसे अपनी सभी जिम्मेदारियां भी संभालनी थीं और इस पर उसे तैयार करने का अधिकार मेरा ही था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन वो लड़की ना तो मुझे अपने करीब आने देती थी और ना ही ज़्यादा किसी से बात करती थी। हाँ, उसका व्यवहार मेरे साथ अब थोड़ा बदल गया था। पहले जो मेरे कमरे में आते ही वो कांपना शुरू कर देती थी, वो कम हो गया था। धीरे धीरे वो मुझसे बातें भी करने लगी थी और मैं भी उसे अपनी बातों में उलझाकर उसके करीब हो जाता। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता, वो तुरंत ही भागकर दूर बैठ जाती। आज रविवार का दिन था। हमारी दावत मेरे चाचा के बेटे के घर पर थी। उसकी शादी मुझसे कई साल पहले हुई थी और उसके तो प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। आज मैं उसके घर जाने वाला था। पत्नी को पहले ही बता चुका था कि हम दोनों को जाना है। पहले तो उसने मना कर दिया और 100 तरह के बहाने लगाए कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, अम्मी घर पर अकेली हो जाएंगी, और भी कई तरह के बहाने। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि आज मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा कजिन और हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी है, इसलिए मैं कोई भी बहाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने ये बात मान ली कि अब उसके बहाने काम नहीं आने वाले। मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस के सभी काम निपटाकर शाम 6 बजे ही घर वापस आ गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखा तो मुझे अपने कदम जकड़ते हुए महसूस हो रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही मेरी पत्नी मैरून रंग की साड़ी पहने खुले बालों के साथ आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसे तुरंत अपनी बाहों में ले लूं। जब उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो तुरंत ही अपना पल्लू ठीक करते हुए हड़बड़ाकर बोली, अरे आप कब आए? उसकी हैरत में डूबी आवाज़ जैसे ही मेरे कानों से टकराई, मैं भी होश में आया और इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला, बस अभी आया, जब आप अपनी खूबसूरती की बिजलियां हमारे नाजुक दिल पर गिरा रही थीं। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, आपने आने में देर कर दी। देखिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और 6 बज चुके हैं। उन्होंने हमें 4 बजे की दावत दी है। जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना आपके भाई आप पर गुस्सा करेंगे। वो इतने अपनापन से बोली कि एक पल के लिए मेरा दिल किया कि उसे अपनी बाहों में ले लूं, लेकिन मैंने अपने जज्बातों को काबू में रखकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। मैं इतनी जल्दी कोई भी कदम उठाना नहीं चाहता था। मैं उस लड़की को एक मौका देना चाहता था ताकि वो मुझ पर भरोसा करके अपने दिल की बातें मुझसे साझा करे और मुझे बताए कि वो ऐसा क्यों करती है। आखिर वो इतनी कम क्यों बोलती है, बात क्यों नहीं करती। थोड़ी देर बाद मैं काले रंग का सूट पहनकर बाहर आया तो वो लड़की मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने चुपचाप खुद पर परफ्यूम छिड़कर बाल संवार कर उसकी तरफ देखकर चलने का इशारा किया और वो तुरंत ही एक बड़ी सी चादर अपने चारों ओर लपेटकर मेरे साथ नीचे चल पड़ी। अम्मी ने हम दोनों को देखकर बहुत सी दुआएं दी, नज़र उतारी और उसके बाद हमें घर से रुखसत किया।
शादी के बाद ये हम दोनों पति पत्नी की पहली दावत थी। कई दावतों के निमंत्रण मुझे मिल चुके थे, लेकिन उसकी तबीयत के कारण मैं हमेशा सबको मना कर देता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो वहाँ जाने के बाद बोर हो जाएगी, बेमतलब थक हार कर घर लौट आएगी। लेकिन इस भाई के घर जाने से मैंने उसे मना नहीं किया था और तुरंत ही उसे लेकर उनके घर पहुँच गया। हमारा स्वागत बहुत ही अच्छे से हुआ था। घर में घुसते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे दावत मेरी नहीं बल्कि मेरी पत्नी की हो। मेरा दोस्त लगातार मेरी पत्नी को ही देखता जा रहा था और अपनी नज़रों से उसे निगल जाना चाहता था। वो ऐसा क्यों कर रहा था मैं नहीं जानता था। 2-4 बार मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। शायद मेरी पत्नी भी अब घबराने लगी थी। 1 घंटे के बाद ही वो बेचैन होकर बोली, हामिद जी घर चलें, मुझे घबराहट हो रही है। उसकी डरी सहमी आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत अपने दोस्त की तरफ देखा। वो अब भी मेरी पत्नी को गहरी नज़रों से देख रहा था। आखिर वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, एक तो कमसिन, ऊपर से इतनी खूबसूरत। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जोया इतनी परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, अभी थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, फिर खाकर चलते हैं। इस तरह से दावत में आकर चुपचाप लौट जाना अच्छी बात नहीं होती। उन्होंने भी इतनी मेहनत की है, जबकि मेरी बीवी अब मेरे साथ सटकर बैठ गई थी। ये पहला मौका था जब वो मुझे एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद उसने मुझे अपने रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया था। आज पहली बार उसके चेहरे पर डर के साथ साथ संतोष भी नजर आ रहा था। मैंने उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं किया। खाना खाने के बाद हम घर चले आए थे। उन्होंने हमें बहुत रोका। मेरा दोस्त बार बार चाय के लिए कह रहा था, लेकिन अब वहाँ और रुकना मेरी गैरत को मंजूर नहीं था। मैं उसे कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन मेरी आंखों ने उसे बहुत कुछ जता दिया था। रास्ते भर भी वो चुप थी। कमरे में आने के बाद मैं उसे कुछ कहता या बोलता, इससे पहले ही वो मेरे सीने से लिपट गई। उसकी इस हरकत ने मुझे एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। उसके आंसू मेरी कमीज भिगो रहे थे। मैं धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए सरगोशी भरी आवाज़ में बोला, बेगम साहिबा संभल जाओ, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। उसने सिर्फ मुझे देखा और बोली कुछ नहीं। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा उसके घर नहीं ले जाऊंगा। लेकिन वो और भी ज़्यादा मुझसे चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसका रोना मुझे तकलीफ़ दे रहा था। शुरू के दिनों में मुझे उस पर गुस्सा आता था, मैं उस पर शक भी करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता था, शक तो कहीं दूर चला गया था और अब मुझे उससे हमदर्दी होने लगी थी। और आज मैंने ठान लिया था कि मैं इस सच का पता लगाकर ही दम लूँगा। मैं उसे पूछ कर ही रहूँगा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसी क्यों हो। जब मैंने उसे अपनी बाहों में भरा तो वो अचानक बेचैन हो गई और मुझसे दूर हटने लगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। मैं उसे सीधे बिस्तर पर ले आया और वहाँ लिटा दिया। वो मुझे परेशान नज़रों से देख रही थी। वैसे भी साड़ी में उसका होश उड़ाता हुआ हुस्न मेरा होश गुम कर चुका था। मैं उसकी ओर देखते हुए बोला, जोया, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो। कौन सी बात तुम्हें सुकून नहीं लेने दे रही, मुझे बताओ तो सही। मैं तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम्हारे साथ क्या समस्या है। मेरे प्यार से कहने पर अचानक वो मेरे सीने से लग गई और एक बार फिर से रोने लगी। और फिर जो बातें उसने कहना शुरू की मेरे होश उड़ा गई थीं। असल मायने में होश उड़ाना किसे कहते हैं ये मुझे अब पता चला था। वो लड़की इतनी दुखी क्यों थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहने लगी, आपको मालूम है ना, मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरे मामा पर आ गई थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, मुझे वो अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। लेकिन जैसे ही मैं जवान होने लगी, उनकी नीयत मुझ पर बदलनी शुरू हो गई। शुरू दिनों में जब वो मेरे शरीर को छूते या मुझे प्यार से अपनी गोद में लेते थे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि मुझे खुशी होती थी कि मेरे मामा मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका प्यार हवस में बदलता गया। उनकी गलत बातें मेरे दिमाग में बैठना शुरू हो गईं। मैंने मामी से इस बारे में बात की, लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो वो मुझे डांट कर चुप करा देती कि फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे मामा हैं, तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उनके बारे में ऐसी बातें सोचती हो। और मैं चुप हो जाती। वजह यही थी कि वो मेरी मामी थीं, ना कि मेरी खाला या फूफी जो मेरा दर्द समझती। वो रात जब भी मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। सुबह मेरी माँ और पापा दोनों की बरसी थी। घर में अजीब सी उदासी थी। पूरा दिन मैं उदास रही थी। कई बार मामी ने मुझे प्यार भी किया था, अपने पास बिठाया था और मेरे दूसरे रिश्तेदार भी आए थे। सभी मुझे प्यार कर रहे थे। इसी दौरान मामा ने भी मुझे अपने पास बिठाया और मुझे प्यार किया। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाया, मेरे मामा के अंदर का दरिंदा जाग गया।
मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक ही लाइट चली गई। मुझे आदत थी कि मैं कमरे की लाइट जलाकर सोती थी, इसलिए डर गई और फिर अचानक ही मुझे अपने पाँव पर सरसराहट महसूस हुई। मैंने सोचा कहीं कोई जानवर होगा और जल्दी से अपने पाँव को झटका, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरा पाँव जोर से पकड़ लिया। मेरी चीख बेबस होकर हलक से बाहर निकल गई। इससे पहले कि मैं और चीख पाती, किसी मर्दाना हाथ ने मेरे मुंह को दबोच लिया। वो शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसके भारी हाथ के नीचे मेरी आवाज़ दब चुकी थी। तकलीफ़ के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और देखते ही देखते उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब मेरी हालत बिल्कुल एक मरे हुए इंसान जैसी हो गई थी और अचानक ही कमरे की लाइट आ गई। जब मैंने अपनी बेबस आंखों से उस इंसान को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता था कि मेरे मामा मुझ पर गलत नज़र रखते हैं, लेकिन मुझे उनसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत ही अपना मुंह छुपाकर कमरे से भाग गए थे। अगली सुबह मामी कमरे में आई। शायद उन्हें अपने पति की हरकत का अंदाज़ा हो चुका था। उन्होंने तुरंत ही मुझे अपनी गोद में छिपा लिया, मेरा इलाज करवाया और मुझे अपने पति से दूर रखने लगीं। मुझे अफसोस इस बात का था कि जब मैंने उन्हें अपने मुंह से बताया था तो उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे डांट कर चुप करा दिया। और आज जब सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसके बाद भला क्या ही फ़ायदा प्यार मोहब्बत लुटाने का। इतना कहकर वो फफक कर रोने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी पत्नी मेरे पास बैठने को बर्दाश्त क्यों नहीं करती थी। उसका सबके सामने रहना, डरे सहमे रहना, खामोश रहना, उसकी वजह यही थी। और आज मेरे कजिन का उसे घूरना उसे और भी तकलीफ़ में डाल चुका था, जिससे उसे धीरे धीरे सब पुरानी बातें याद आने लगी थीं। मैंने उसके साथ बिल्कुल बुरा बर्ताव नहीं किया, क्योंकि उस मासूम की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैंने उसे प्यार से अपनी गोद में सहेज लिया। जोया ने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। जोया की मर्जी से मैंने उसका एडमिशन करा दिया। उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था। अब वो खुशी खुशी कॉलेज जाने लगी थी। मैं सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और दोपहर को ले लेता। धीरे धीरे वो मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी। अपने कॉलेज की बातें करती, अपने पूरे दिन की कहानी बताती और मैं बड़ी दिलचस्पी से उसकी सारी बातें सुनता था। कभी कभी मुझे जोया पर बेतहाशा प्यार आता। उसे बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचलता, लेकिन अब मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहता था। मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता। मेरी माँ को इस बात पर एतराज़ था कि बहू का तुमने एडमिशन क्यों कराया? अरे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करो और मुझे दादी बनाओ। लेकिन मुझे ना तो अपनी शादीशुदा रिश्ते को बनाने की जल्दी थी और ना ही बच्चों की, क्योंकि जोया अभी बहुत कम उम्र थी। मैं जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर चुका था कि एक कम उम्र लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं दूसरी गलती नहीं करना चाहता था। इतनी कम उम्र लड़की के साथ रिश्ता बनाकर, उसे तकलीफ़ देकर, उसके सपनों को कुचल कर। जब जोया ने इंटर पास किया तो वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। खुशी के मारे मेरे गले से लग गई थी और जोया की खुशी में मैं भी खुश था। जोया बीए फर्स्ट ईयर में थी और अब वो 20 साल की हो चुकी थी और मेरी उम्र अब 33 साल हो चुकी थी। मेरी माँ ने थक हार कर मुझे पोते या पोती के लिए कहना छोड़ दिया था। शायद उनकी भी बूढ़ी नज़रों ने भांप लिया था कि मेरे और जोया के बीच अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जोया के साथ एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। वो मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी, मुझसे ढेर सारी बातें करती, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती। मुझे इससे ज़्यादा का कभी कोई ख्याल ही नहीं था। मैं बस जोया की तरफ से पहल का इंतज़ार करना चाहता था और कुदरत ने मुझे ये मौका जल्दी ही दे दिया कि जोया ने खुद मुझसे पहल की थी। उस रात मैं और जोया पैदल ही वॉक पर निकल गए थे। जोया का इरादा आइसक्रीम खाने का था। मैंने उससे कहा, इतनी ठंड में आइसक्रीम खाकर क्या गला ख़राब करोगी? कहने लगी, ठंड में ही आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है। फिर उसकी जिद पर मैंने उसे आइसक्रीम दिला दी थी। हम वापस ही आ रहे थे कि तभी काले बादल छाने लगे। मौसम तो शाम से ही ख़राब था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था और देखते ही देखते तेज़ बारिश होने लगी थी। हम जल्दी जल्दी आते हुए भी अच्छे खासे भीग चुके थे। जोया तो ठंड के मारे कांपने लगी थी। घर आने के बाद हम दोनों ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और अपने अपने कंबल में घुसकर लेट गए थे, लेकिन जोया की ठंडी किसी भी तौर कम नहीं हो रही थी। वो लगातार काँप रही थी और फिर अगले ही पल जोया अपना कंबल छोड़कर मेरे कंबल में घुस गई थी और मैंने भी उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया था। और यही वो पल थे कि हम दोनों ही बहक गए थे। जोया ने खुद आगे बढ़कर अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए थे और एक बिजली सी थी जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। आगे हम दोनों ही मोहब्बत की हसीन वादियों में खो चुके थे। जोया की संगत में ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था। आज हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम दोनों की मोहब्बत की लोग कस्में खाते हैं और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि हम दोनों की मोहब्बत को कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे।
तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।